नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नवंबर के गुलाबी मौसम में सियासत की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। संसद में शीतकालीन सत्र तो चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हंगामा हो रहा है। वहीं गुरुवार का दिन संसद में गांधी परिवार के लिए एक नया इतिहास रच दिया गया यहां पर, और गांधी परिवार के 3 सदस्य अब संसद में दिखाई देंगे। इसके साथ ही वक्फ बिल पर गठित जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हो गई है। कुछ ऐसी ही राजनीतिक खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं द पॉलिटिकल शो। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी डेब्यू में ही शानदार आगाज किया। उन्होंने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ भी ले ली। इससे अब संसद में बतौर सांसद तीनों यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। देखिए प्रियंका गांधी की कैसे हुई राजनीति में एंट्री। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। प्रियंका जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर उनका स्वागत किया। सदन में एंट्री से पहले भाई राहुल ने उन्हें रोका और कहा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक योर फोटो। Stop. Let me also take one. Our action में क्या है? Why I'm here. संसद में प्रियंका ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर हिंदी में शपथ ली। प्रियंका गांधी के सांसद बनने पर मां सोनिया गांधी ने कहा कि वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तो उनके भाई राहुल और मां सोनिया भी बतौर सांसद वहां पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका भी उन नेताओं की फेहरिस्त में शुमार हो गई जिनके परिवार का एक न एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। इसके अलावा एक रोचक तथ्य ये भी है कि आज से संसद में बतौर सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। सोनिया राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि राहुल और प्रियंका लोकसभा के सदस्य हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां चुनावी मैदान में उतरी। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई और वायनाड से उपचुनाव लड़ा। उन्होंने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4,10,000 वोटों से हराया, जबकि बीजेपी की नव्या हरिदास को 1,09,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। प्रियंका गांधी ने वायनाड से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी संसद में केरल के प्रसिद्ध कसावू साड़ी पहनकर पहुंची थी। संसद में राहुल और सोनिया के साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। शपथ के बाद प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद लिया। संसद में पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और प्रियंका केरल के वायनाड से सांसद हैं, जबकि सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं, पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ें। प्रारंभिक जीवन की शुरुआत, जन्म 12 जनवरी 1972, जन्म स्थान नई दिल्ली,
स्कूली शिक्षा देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद बीच में छोड़ी पढ़ाई। दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से 1989 तक स्कूली शिक्षा पूरी की। 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक किया। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड यूके से दूरस्थ शिक्षा के जरिए बौद्ध अध्ययन से स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 1997 में दिल्ली के व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी हुई। दोनों ने 12 साल की दोस्ती के बाद शादी की। बच्चे रेहान वाड्रा बेटा, मिराया वाड्रा बेटी। राजनीतिक करियर की शुरुआत। प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में काफी देरी से कदम रखा। इससे पहले वो अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार करती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की चुनाव अभियान प्रबंधक बनी। भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन में मदद की। 23 जनवरी 2019 प्रियंका औपचारिक रूप से राजनीति में आई और पार्टी महासचिव बनी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी प्रियंका गांधी को बनाया गया। 11 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। सक्रिय राजनीति का हिस्सा न होने के बाद भी प्रियंका ने अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत किया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। प्रियंका यूपी के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर चर्चा में आई। इसी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उपचुनाव में प्रियंका ने 4,10,931 वोट से जीत हासिल की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले। दूसरे नंबर पर 2,11,407 वोट के साथ माकपा के सत्यन मोकेरी रहे। तीसरे स्थान पर भाजपा की नाव्या हरिदास रही, जिन्हें 1,09,939 वोट मिले। 28 नवंबर को 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इसी के साथ वर्तमान संसद की कार्यवाही में गांधी नेहरू परिवार की 3 सदस्य शामिल होंगे। प्रियंका गांधी की शपथ पर राजनेताओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए, ये तो मुबारक की बात है हम सब के लिए, और ये कांग्रेस में ही ये कमाल है कि हर 10-20 साल के बाद में एक नई लीडरशिप देश को देते हैं। और इंदिरा जी के बाद राजीव जी, उनके बाद सोनिया जी ने अपना रोल बेहतरीन प्ले किया, फिर राहुल गांधी जी, और अब जिस तरह से पूरे देश की डिमांड थी, शायद प्रियंका जी अभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शायद नहीं भी आना चाहती थी, मगर पूरे देश और पूरी कांग्रेस की डिमांड थी कि उनको ये रोल लेना चाहिए। कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारी गांधी फैमिली को, क्योंकि परिवार जो फैमिली प्लानिंग होती है वो फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है, और परिवार टोटल सारा, कांग्रेस छोड़िए, सिर्फ गांधी फैमिली की पूरी फैमिली अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी माननीय, और हमारे प्रियंका जी लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली है। तो पूरा परिवार जो है वो पूरा हो चुका है। पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली, और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं, और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने, और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका ने 4,10,000 वोटों से जीत हासिल की। इस तरह आज से गांधी परिवार के 3 लोग संसद में दिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित के बाद पहली बार नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन की एक और जोड़ी सदन में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। वक्फ बिल पर गठित जेपीसी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाली थी। चालू सत्र के एजेंडे में वक्फ बिल भी था, लेकिन अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
इससे संबंधित प्रस्ताव संसद में पारित हो गया है। अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी, खास रिपोर्ट में जानिए। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार का दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा में एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा में वक्फ संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी के वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। ये सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रही बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। गुरुवार को संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, लेकिन अडानी रिश्वत कांड और संबल बवाल मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखकर लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस दौरान जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया। जेपीसी अब चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर की जगह बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। Sir, I have to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. वहीं विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वक्फ बिल पर अपनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। किरण रिजिजू ने कहा कि सारे विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने जो बिल आने वाले हैं उनके लिए समय निर्धारित किया था। हमने ये आग्रह भी किया था कि जो बिल आने हैं उन पर चर्चा के लिए उचित समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो अलग अलग मुद्दे आने वाले हैं उन पर चर्चा के लिए अलग रूल बने हुए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने हंगामा करके अपने ही बनाए रूल को तोड़ने का जो काम किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये सही नहीं। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से एक दिन पहले इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। जेपीसी अब चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर की जगह बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की जेपीसी बनी थी और स्पीकर साहब ने एक मैंडेट दिया था, लेकिन कल की बैठक में हम लोगों ने तय किया कि अभी कुछ राज्यों से जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ क्लेम कर रहा है, राज्य में और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट है, ऐसे 6 राज्य हैं। उन 6 राज्यों से हमने उसकी एक रिप्लाई मांगी थी कि आखिर आपकी डीड्स हैं या आपके क्या हैं, इसके संबंध में क्लैरिटी दें। तो वो रिप्लाई अभी तक नहीं आई। उस पर भी लोगों ने कहा कि इस पे हमको फिर से यूडी मिनिस्ट्री को बुलाना चाहिए, दिल्ली सरकार को बुलाना चाहिए। तो ऐसे पे हमने महसूस किया है कि हम इसके टाइम के एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं। आज वो रिजोल्यूशन आएगा कि हम बजट सेशन के आखिरी दिन तक पेश करेंगे। इससे पहले बुधवार को जेपीसी की 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बिना तैयारी 29 नवंबर को जेपीसी का मसौदा लोकसभा में पेश करने वाले। विपक्ष की नारेबाजी के बाद पाल और बीजेपी सांसदों ने विपक्षी सांसदों से चर्चा की। इसके बाद जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया। पाल ने कहा कि जेपीसी अपने विचार में एकमत है। जेपीसी को 6 राज्यों और कुछ स्टेक होल्डर्स की बात सुनना बाकी है।
से उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, ऐसे कई राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहाँ पे कहीं पे 60 प्रॉपर्टी है, कहीं 45 जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं कि हमारी है। तो उस पर भी आज हम मिनिस्ट्री से हमने सेक्रेटरी से पूछा तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब हमने कई बार लिख के जवाब मांगा है तो अभी वो जवाब नहीं आ पाए हैं, तो उससे हमारे रिपोर्ट का पार्ट बनना है। तो उसमें ये तय किया गया है कि हमको जो स्टेट्स के सेक्रेटरीज हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के चीफ सेक्रेटरी, उनको बुलाना भी होगा, क्योंकि अपनी रिपोर्ट जब हम डिटेल डिस्कशंस के बाद हम एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसपेरेंसी आए और इस तरह के डिस्प्यूट्स थे, तो उस डिस्प्यूट पे हमको उन 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और अल्पसंख्यक जो मंत्रालय के सेक्रेटरी होंगे उनको बुला करके भी उस पर करना होगा कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उनके पास उसकी क्या क्लैरिटी है, क्या डील है, क्या। जेपीसी की बैठक के बहिष्कार के बाद विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि समिति को विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदम्बिका पाल की कार्रवाई को डायरेक्ट कर रहा है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया था कि वे जेपीसी का समय बढ़ा देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। जगदम्बिका पाल ने दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं सुनी। स्पीकर साहब हमको एक चीज कहते हैं, चेयरमैन साहब दूसरा चीज कहते हैं। मतलब सरकार और चेयरमैन पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष है उनके बीच में भी संतुलन नहीं है। मुझे लगता है कि स्पीकर से भी कोई बड़ा, केंद्र सरकार को कोई बड़ा मंत्री है जो चेयरमैन को निर्देश दे रहा है। चेयरमैन एक पार्लियामेंट के कमेटी के चेयरमैन है, पर नहीं वो स्पीकर की बात नहीं, वो किसी और बड़े मंत्री के बातों को तवज्जो दे रहे। दूसरी बात है, ये पूरी प्रक्रिया खत्म ही नहीं हुई, अभी भी बहुत से लोगों से हमको जानकारी लेनी है। हमारा एक दौरा था, जो दौरा संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें बीच में ही खत्म हो गया, और उसके पश्चात भी बहुत लोगों की सुननी है, बहुत जगह जैसे अधूरा रह के वहां पे जाना है। उसके पश्चात भी आज चेयरमैन से जिस प्रकार से हमको सुनने में आया है कि रिपोर्ट तैयार है, तो मतलब ये तो बायस रिपोर्ट हो, ये तो अधूरा रिपोर्ट हो। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि इस देश में एक पार्टी का राज है जिसका नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। वो पूरे देश में झगड़ा कराना चाहती, बवाल कराना चाहती, और ये जो संभल में हुआ वो भी तो प्रॉपर्टी थी। वहां पे डीएम ने जबरदस्ती दोबारा सर्वे करके झगड़ा कराया, वहां पे 5 लोगों की जान गई, और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, सरकार के द्वारा 5 लोगों की हत्या की गई। तो ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुन न लिया जाए, हमारा टूर न पूरा किया जाए, उसके पहले कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट देना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लोकसभा में जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल ली है। उन्होंने रांची में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान विपक्ष के नेताओं का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। कैसा रहा शपथ ग्रहण, देखिए एक खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के
मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को बड़ी जीत मिली। चुनाव नतीजे आने को 5 दिन हुए और झारखंड को अब नई सरकार मिल गई। हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित भव्य कार्यक्रम में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। हेमंत चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम के साथ 6 से 8 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम के साथ किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। हेमंत के शपथ ग्रहण में उनके पिता और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। हेमंत सरकार के गठन के मौके पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी पहुंचकर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बहुत खुशी है, लोगों का हर तमन्ना पूरा होगा और जिस आशा और विश्वास के साथ लोग आए हैं, सभी आशाओं को पूरा करेंगे। दमदार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है और बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 41 का है। इंडिया ब्लॉक का नंबर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों से 15 ज्यादा है। जेएमएम को अकेले 34 सीटें मिली। कांग्रेस को 16, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4, लेफ्ट को 2 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव नतीजे आने के बाद अगले दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर पर गठबंधन के घटक दलों में सहमति अभी नहीं बन सकी। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने अकेली ही पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम के साथ जेएमएम कोटे से भी किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। बता दें, कांग्रेस 4 पर 1 के फॉर्मूले से 4 मंत्री पद की डिमांड कर रही है। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। तब भी कांग्रेस का संख्या बल 16 ही था। झारखंड में आज से हेमंत सोरेन सरकार का आगाज हो गया। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।